हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AS स्मार्ट लर्निंग पर। मैं हूं अमन उपाध्याय। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जैक बोर्ड क्लास 9 मिड एग्जाम्स सब्जेक्ट SST के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो जियोग्राफी का पहला चैप्टर है भारत का आकार और स्थिति। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो क होगा ऑप्शन 2.4%, 3.2%, 4.5%, 5.1%। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा 2.4%। तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत का मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर क है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर क है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा 6,100 किलोमीटर। तो हम लोग अगला प्रश्न है हमारे सामने कि कौन सा जल डमरूमठ भारत को श्रीलंका से अलग करता है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बेरिंग, तो ऑप्शन है इसका बेरिंग जल डमरूमठ, पाक जल डमरूमठ, जी ब्राल्टर जल डमरूमठ, हडसन जल डमरूमठ। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा पाक जल डमरूमठ। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न है, भारत की स्थिति का वर्णन करें। इसका आंसर है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह अक्षांशीय रूप से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच और देशांतरीय रूप से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच स्थित है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, भारत को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, भारत को उप महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसकी भौगोलिक जलवायु, वनस्पति और संस्कृति विविधताएं इतनी अधिक है कि यह एक महाद्वीप के समान लगता है। यह हिमालय पर्वत द्वारा शेष एशिया से अलग है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को क्यों लिया गया है? इसका उत्तर है, इस देशांतर को भारत के मध्य में स्थित होने के कारण चुना गया है। यह भारत के पूर्व और पश्चिमी हिस्सों के बीच के समय के अंतर को कम करने में मदद करता है। यह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ये दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश हैं तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो मालदीव को हम लोग ले भी सकते हैं और नहीं भी। तो हम लोग के पड़ोसी देश हैं कुल 7। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के लिए हिंद महासागर का क्या महत्व है।
ये क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों, इसे भी याद करना मत भूलिएगा। तो ये इसका आंसर है, हिंद महासागर भारत को रणनीति स्थिति प्रदान करता है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रख सकता है। इसके अलावा यह मानसून को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत में कृषि के लिए आवश्यक है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों। अब हम लोग जियोग्राफी के सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तो इसका भी हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, केटू, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, माउंट एवरेस्ट। यह नेपाल में स्थित है दोस्तों, ये भी याद कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है? महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, कृष्णा डेल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर ग होगा, सुंदरवन डेल्टा। इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसलिए रखा गया है दोस्तों, क्योंकि वहाँ सुंदरी नाम के बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है। तो अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ? अवसादी, कायांत्रित, आग्नेय, दोनों क और ख। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, आग्नेय। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो भारत के किस भाग को मरुभूमि कहा जाता है? तो मरु मतलब राजस्थान ही ना होगा दोस्तों, तो ये तो आसान क्वेश्चन है आपके लिए। तो तब भी हम लोग ये देख लेते हैं। क होगा पूर्वी तट, ख होगा थार मरुस्थल, ग होगा दक्कन का पठार और घ होगा उत्तरी मैदान। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा, थार मरुस्थल। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो भाबर क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। एक रेगिस्तानी क्षेत्र, शिवालिक की तरह तलहटी में कंकड़ से भरी संकरी पट्टी, एक प्रकार की मिट्टी, एक पर्वतीय दर्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा, शिवालिक की तलहटी में कंकड़ से भरी संकरी मिट्टी। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारे सामने कि हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद करना एकदम मत भूलिएगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। तो 3 भागों में हिमालय को बांटा गया है। पहला है महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है ये दोस्तों। यहीं पे बड़े बड़े माउंटेन पाए जाते हैं, मतलब पर्वत। यही श्रेणी में हम लोग का एवरेस्ट पर्वत आता है। अब हम लोग अगला देखेंगे, मध्य हिमालय, हिमाचल। यह श्रेणी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और शिवालिक, यह सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रेणी है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, दोआब क्या है? तो दोआब दो नदियों के बीच की उपज भूमि को कहा जाता है। यह शब्द दो और आब, आब मतलब पानी होता है, तो से मिलकर बना है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या है? ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो इसका उत्तर देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहला है, यह गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और सबसे पुराना भूभाग है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों से बना है और इसकी सतह में कई छोटी पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के तटीय मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया गया है?
तो इसका आंसर देखेंगे, भारत के तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला पश्चिमी तटीय मैदान, यह संकरा है और यह कोंकण, कन्नड़ और मालदीव तटों में विभाजित है। यह तीन भाग में विभाजित है। अब पूर्व तटीय मैदान, यह चौड़ा और समतल है और यह उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तटों में विभाजित है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, भांगर और खादर क्या अंतर है। तो भांगर पुराने जलोढ़ से बनी भूमि है और यह बाढ़ के मैदान से दूर स्थित होती है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव होते हैं। खादर नए जलोढ़ से बनी भूमि है जो नदी के पार के मैदानों के पास स्थित होती है और हर साल बाढ़ से नवीनीकृत होती है, इसलिए यह बहुत उपजाऊ होती है। तो ये है क्वेश्चन हम लोग का। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया दोस्तों, इसे याद एकदम कर लीजिएगा दोस्तों। ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल पर जाके देख ले, और ये पार्ट 3 है दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था। तो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था। जर्मन वर्कर पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल लिबरल पार्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, वर्साराय की संधि कब हस्ताक्षर किए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क है 1918, ख 1919, ग 1920 और घ 1921। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा 1919 ईस्वी में। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न है, हिटलर ने किस वर्ष जर्मन चांसलर का पद संभाला। 1930, 1931, 1933, 1935। तो 1933 ईस्वी में उसने यह पद संभाला था। तो हम लोग अगला प्रश्न बढ़ेंगे, होलोकॉस्ट का संबंध किससे है। तो जापान पर परमाणु बम, यहूदियों का नरसंहार, प्रथम विश्व युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका ऑप्शन नंबर ख होगा, यहूदियों का नरसंहार। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, वर्सराय की संधि क्या थी। तो वर्सराय की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई एक शांति संधि थी। इस संधि ने जर्मनी पर भारी आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए, जिससे जर्मनी में गहरा असंतोष पैदा हुआ। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, हिटलर के उदय के दो प्रमुख कारण क्या थे। तो देखेंगे इसका आंसर, हिटलर के उदय के दो मुख्य कारण थे। वर्सराय की संधि का अपमान, इस संधि ने जर्मनी को अपमानित किया और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। आर्थिक संकट, 1929 की महामंदी ने जर्मनी को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई, जिससे हिटलर को सत्ता में आने का मौका दिया। अब लोग अगला प्रश्न देखेंगे, नाज़ीवाद की दो प्रमुख विचारधाराएं क्या थी। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर, नाज़ीवाद की दो प्रमुख विचारधाराएं थी, जातिवाद, यह आर्य को श्रेष्ठ और यहूदियों को सबसे हीन मानता था। विस्तारवाद, इसका लक्ष्य लेबेनराम
प्राप्त करने के लिए जर्मनी का विस्तार करना था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, होलोकॉस्ट क्या था? होलोकॉस्ट नाजी जर्मनी द्वारा किए गए यहूदियों के व्यवस्थित राज्य प्रायोजित उत्पीड़न और नरसंहार को कहा जाता है, जिसमें लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों और अन्य तरीकों से मारा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही कैसे स्थापित की? इसका आंसर देखते हैं। 1933 में चांसलर बनने के बाद हिटलर ने फायर डिक्री जारी करके नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया, जिससे विरोधियों को यातना शिविरों में भेजा। सभी राजनीतिक दलों और यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पूरी तरह से तानाशाही स्थापित की गई। यही है आज का हम लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को करा दिया दोस्तों। इसे याद कर ले, ये आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में। बाय बाय।